नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट सरकारी नौकरी पर। तो आप सभी लोगों का स्वागत है। वेरी वेरी गुड इवनिंग गाइस। जल्दी से सारे लोग आ जाइए। फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs को डिस्कस करेंगे जो कि आपके 2023 के पेट के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो जितने लोग जुड़ते चल रहे हो सभी लोग सेशन को एक बार लाइक कर दो, शेयर कर दो। इसी के साथ शुरू करेंगे आज के सेशन को। पहले प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। बिहार में कौन सा स्थान है जो जैन तथा बौद्ध धर्म का तीर्थ स्थान है? तो बताइएगा, बिहार के संदर्भ में पूछा जा रहा है कौन सा स्थान होगा जो क्या होगा, जो जैन और बौद्ध दोनों धर्मों के लिए महत्वपूर्ण स्थान है, तीर्थ स्थान है। राजगीर होगा, नालंदा होगा, बोध गया होगा या फिर वैशाली होगा? तो पहले प्रश्न का सभी लोग आंसर करो और जितने लोग जुड़ते चल रहे हो सभी लोग सेशन को एक बार लाइक कर दो, सेशन को एक बार आप सभी लोग शेयर जरूर कर दो। तो पहले प्रश्न का आंसर करना, बिहार में कौन सा ऐसा स्थान है? करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, वैशाली है। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो वैशाली बिहार में है और ये जो स्थान है ये जैन और बौद्ध धर्म दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। कैसे महत्वपूर्ण होगा भाई? तो देखो, अगर हम लोग वैशाली की बात करेंगे तो वैशाली जो है ये लिच्छवी लोग रहते थे। वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली है और वैशाली महाजनपद में महावीर स्वामी का जन्म होता है। पहली बात। दूसरी बात, अगर हम लोग बात करेंगे महात्मा बुद्ध की, तो महात्मा बुद्ध ने वैशाली में ही क्या किया था? तो वैशाली में ही संघ में महिलाओं के प्रवेश की इजाजत दी थी। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध जो है वो भी यहाँ पर सभा करते हैं और महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। तो वैशाली क्या हो जाएगा? ये बौद्ध धर्म का तीर्थ, जैन और बौद्ध दोनों धर्मों का तीर्थ स्थान है बिहार में। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरे प्रश्न का आंसर कीजिएगा। गुप्त राजाओं के बाद किस राजवंश के शासकों ने गरुड़ को अपना राजकीय चिन्ह बनाया था? ठीक है, बताइएगा भाई। दूसरे प्रश्न का आंसर करना है। गुप्त राजाओं के बाद किस राजवंश के शासकों ने? तो देखो, एक तो गुप्त राजाओं ने अपना राजकीय चिन्ह गरुड़ को माना था। ठीक है, गुप्त राजाओं ने क्या किया था? राजकीय चिन्ह गरुड़ को माना था। अब गुप्त राजाओं के बाद दूसरे कौन से राजवंश के राजा हैं जिनका राजकीय चिन्ह जो है वो गरुड़ है? तो राष्ट्रकूट होंगे, पल्लव होंगे, वर्धन होंगे या फिर चोल होंगे? दूसरे प्रश्न का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पल्लव वंश के जो राजा है, ठीक है, कौन है? तो जो पल्लव वंश के राजा हैं इन्होंने भी क्या किया था? अपना राजकीय चिन्ह गरुड़ को बनाया था। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। फतवा ए आलमगीरी नामक इस्लामिक कानून का संग्रह किस मुगल शासक के काल में किया गया था? ठीक है, फतवा ए आलमगीरी की बात करेंगे तो देखो, ये एक बुक है जिसमें क्या किया गया था? जिसमें इस्लामिक जो कानून थे उनका संग्रह किया गया था। तो ये किस मुगल शासक के काल में किया गया है? औरंगजेब के समय में, शेरशाह सूरी के समय में, अकबर के समय में या फिर शाहजहां के समय में? तीसरे प्रश्न का क्या करेक्ट आंसर होगा? फतवा ए आलमगीरी एक इस्लामिक कानूनों की संग्रह वाली बुक है और इसका जो निर्माण किया जाएगा ये औरंगजेब के समय में किया जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथे प्रश्न का आंसर कीजिएगा। अकबर के किस दरबारी विद्वान ने अथर्ववेद का फारसी अनुवाद किया है? चौथे प्रश्न का सभी लोग आंसर करना भाई। बाद में जितने लोग जुड़ रहे हो सेशन को एक बार लाइक कर दो, सेशन को एक बार आप लोग शेयर कर दो। ठीक है, 35 बहुत इंपॉर्टेंट MCQs को हम लोग करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो बताइएगा चौथे प्रश्न का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? अकबर के किस दरबारी विद्वान ने अथर्ववेद का फारसी अनुवाद किया है? तो हाजी इब्राहिम सरहिंदी हो जाएंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हाजी इब्राहिम सरहिंदी इन्होंने अथर्ववेद का फारसी अनुवाद किया है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। साइमन कमीशन की नियुक्ति के समय कौन सा वायसराय का कार्यकाल था? ठीक है, तो साइमन कमीशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये क्या होगा? तो ये 1927, ठीक है, 1927-28 आपको डेट मिलती है साइमन कमीशन की। ठीक है, 1927-28। इस दौरान भारत में कौन सा गवर्नर जनरल या फिर वायसराय था? लॉर्ड रीडिंग, चेम्सफोर्ड, इरविन या फिर वेलिंगटन? करेक्ट आंसर क्या होगा? पांचवें प्रश्न की बात करेंगे। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, इरविन हो जाएंगे। ठीक है, लॉर्ड इरविन के समय में।
ठीक है, लॉर्ड इरविन के समय में साइमन कमीशन की नियुक्ति होती है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर इरविन का कार्यकाल आपसे पूछा जाए तो लॉर्ड इरविन का जो कार्यकाल है वो है 1926 से लेकर के 1931 का, ये लॉर्ड इरविन का कार्यकाल है। और इन्हीं के कार्यकाल में 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति होगी। ठीक है, तो ऑप्शन आपके सी वाले बिल्कुल करेक्ट होंगे, इरविन। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। छठवें प्रश्न का आंसर करना, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया है? कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन है जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया है? कलकत्ता अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन या फिर नागपुर अधिवेशन? छठवें प्रश्न का सभी लोग आंसर करना, कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन होगा? करेक्ट आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा लाहौर अधिवेशन। ठीक है, लाहौर अधिवेशन कब होता है? तो ये होगा 1929 में। कौन इसकी अध्यक्षता करेंगे? तो इसकी अध्यक्षता करते हैं जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जो है ये 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता करेंगे और इसी अधिवेशन में क्या होगा? पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा, वर्ष 1946 के चुनाव में मुस्लिम लीग ने किस राज्य में अपनी सरकार बनाई थी? तो 1946 में देखो चुनाव होते हैं, ठीक है, और इस दौरान किस राज्य में मुस्लिम लीग ने अपनी सरकार बनाई थी? बंगाल में, मुंबई में, संयुक्त प्रांत में या फिर मद्रास में? क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? सातवें प्रश्न का सभी लोग आंसर करो। तो 1946 में मुस्लिम लीग ने अपनी जो सरकार बनाई थी ये बंगाल में बनाई थी। ऑप्शन क्या होगा? ए वाला यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेशन को सभी लोग लाइक करते चलो। ठीक है, लाइक करते चलो, शेयर करते चलो। आठवें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, किस दर्रे को भारत, चीन एवं म्यांमार का त्रिकोणीय संगम कहा जाता है? तो कौन सा दर्रा होगा बताइएगा? कौन सा दर्रा है जिसको भारत, चीन एवं म्यांमार का त्रिकोणीय संगम कहा जाता है? बोमडीला दर्रा, जिलेपला दर्रा, नाथुला दर्रा या फिर दीफू दर्रा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? कौन सा दर्रा है जो भारत, चीन एवं म्यांमार का त्रिकोणीय संगम कहा जाता है? करेक्ट आंसर की बात करेंगे आठवें प्रश्न का, ऑप्शन डी हो जाएगा, दीफू दर्रा। ये दर्रा किस राज्य में पड़ेगा? ये दर्रा आपको पड़ेगा अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, कहां पर? तो अरुणाचल प्रदेश में पड़ेगा दीफू दर्रा। और इस दर्रे को भारत, चीन एवं म्यांमार का त्रिकोणीय संगम कहा जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलो नवे प्रश्न की तरफ। काल बैसाखी अथवा नार्वेस्टर नामक तूफान पश्चिम बंगाल में किस ऋतु में आता है? ठीक है, नवे प्रश्न का आंसर करो भाई सभी लोग। तो काल बैसाखी अथवा नार्वेस्टर नामक चक्रवाती जो तूफान है तो ये बंगाल में किस ऋतु में आएगा? तो शीतकाल के अंत में, ग्रीष्म काल के आरंभ में, वर्षा ऋतु में या फिर शुरुआती शीतकाल में? नए प्रश्न का आंसर करते चलो सभी लोग। काल बैसाखी अथवा नार्वेस्टर नामक तूफान की बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल में ये ग्रीष्म काल के आरंभ में आते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो गर्मी आपने देखा होगा गर्मी शुरू होने से पहले एक वर्षा होती है, तो जो गर्मियों के शुरू होने से पहले जो वर्षा होती है इसी को पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। चलो 10वें प्रश्न का आंसर करना सभी लोग। पेनगंगा किस नदी की सहायक नदी है? गोदावरी, नर्मदा, कावेरी या फिर कृष्णा? कौन सी नदी की सहायक नदी हो जाएगी पेनगंगा? चलो जल्दी से आंसर करते चलो। 10वें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। तो पेनगंगा जो है ये गोदावरी की सहायक नदी हो जाएगी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पेनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है। आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। चाय, कॉफी, मसाले, नारियल, रबर, इलायची एवं मिर्च को किस समूह में रखा जाता है? बागानी फसलें, नगदी फसलें, खाद्य फसलें, खाद्य एवं नगदी फसलें? ठीक है, तो बताना। चाय की बात करें, कॉफी की बात करें, मसाले की बात करें, नारियल, रबर, इलायची, मिर्च, इन सब की बात करें तो इनको किस समूह में रखा जा सकता है? बागानी फसलों के समूह में, नगदी फसलों के समूह में, खाद्य फसलों के समूह में या फिर खाद्य एवं नगदी फसलों के समूह में? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 11वें प्रश्न की बात करेंगे, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा बागानी फसलों। ठीक है, कौन सी? तो
तो बागानी फसलों के समूह में रखा जाता है। ठीक है भाई बात। 11वें प्रश्न का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। 12वें प्रश्न का आंसर करना है, जोरवे और सेंथलीज जनजातियां भारत के किस क्षेत्र में निवास करती हैं। जोरवे जनजाति की बात हो रही है और सेंथलीज जनजातियों की बात हो रही है, तो ये भारत में कहां पर निवास करती हैं, लक्षद्वीप में, अंडमान निकोबार में, अरुणाचल प्रदेश में या फिर मध्य प्रदेश में। तो जोरवे और सेंथलीज जनजातियां ये भारत में अंडमान निकोबार क्षेत्र में आपको देखने को मिलेंगी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 12वें प्रश्न का ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, बाद में जितने लोग जुड़े हो सेशन को एक बार लाइक कर दो, सेशन को एक बार शेयर जरूर कर दो। ठीक है, तो सभी लोग सेशन को लाइक शेयर करते चलो। 13वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। झांसी में, कोयम्बटूर में, जोधपुर में या फिर करनाल में। 13वें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। ठीक है, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान जो है ये झांसी में है। झांसी में आपको पारीक्षा ताप विद्युत संयंत्र भी देखने को मिलेगा। ठीक है, कौन सा, तो पारीक्षा ताप विद्युत संयंत्र ये आपको झांसी में देखने को मिलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की तरफ। बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। हिमाचल प्रदेश, झारखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। बेतला राष्ट्रीय उद्यान 14वें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करते चलना है। चलिए जल्दी जल्दी आंसर करते चलो भाई। बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में होगा, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, झारखंड में। ठीक है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, तो झारखंड में। ऑप्शन बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो 15वें प्रश्न की तरफ, अगले प्रश्न का आंसर करना, ओजोन परत कहां पाई जाती है, तो स्ट्रेटोस्फीयर में, आयनोस्फीयर में, ट्रोपोस्फीयर में या फिर मेसोस्फीयर में। ठीक है, चलिए जल्दी से बताना। 15वें प्रश्न का आंसर करना, ओजोन परत कहां पर पाई जाती है, क्या करेक्ट आंसर होगा। तो देखो ओजोन परत की अगर हम लोग बात करते हैं ये आपको मिलती है समताप मंडल में। ठीक है, और समताप मंडल आपका कौन सा होगा, स्ट्रेटोस्फीयर। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओजोन परत स्ट्रेटोस्फीयर मतलब कि समताप मंडल में मिलती है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा, सौर मंडल में कौन सा ग्रह सूर्य निकलने से 2 घंटे पहले दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो कौन सा ग्रह है बताइएगा, बृहस्पति होगा, शुक्र होगा, वरुण होगा, मंगल होगा। सौर मंडल में कौन सा ग्रह है जो सूर्य निकलने से 2 घंटे पहले दिखाई पड़ता है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, फटाफट आंसर करते चलो। 16वें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। करेक्ट आंसर हमारे शुक्र हो जाएंगे। इसीलिए शुक्र को भोर का तारा और सांझ का तारा कहते हैं कि सूर्य निकलने से पहले 2 घंटे पहले जब सूर्य का प्रकाश कम होता है तो कई बार ये पृथ्वी से दिखाई पड़ जाते हैं। ठीक है, इसीलिए इन्हें भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहते हैं, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार भी कहते हैं शुक्र को। शुक्र सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे गर्म ग्रह जो है वो भी आपका शुक्र है। आकार में, बनावट में, द्रव्यमान में पृथ्वी से मिलता जुलता होने के कारण इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन भगिनी ग्रह भी कहा जाता है और पृथ्वी से सबसे निकट का ग्रह भी शुक्र है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की तरफ। केंद्र एवं राज्य के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन संविधान की किस अनुसूची में है, तो केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों के विभाजन की बात हो रही है, संविधान के किस अनुसूची में है, 7वीं, 6वीं, 8वीं या फिर 9वीं, कौन सी अनुसूची हो जाएगी। 17वें प्रश्न का आंसर करते चलो। कहां पर आपको विधायी शक्तियों के विभाजन की बात हुई है, शक्तियों के विभाजन की बात, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में शक्तियों के विभाजन की बात की गई है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की बात की गई है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 18वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। किस अनुच्छेद में महाधिवक्ता का प्रावधान किया गया है। ठीक है, किस जो है अनुच्छेद में महाधिवक्ता को हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं एडवोकेट जनरल। ठीक है, क्या करेंगे तो एडवोकेट जनरल कहते हैं महाधिवक्ता को।
ठीक है। महाधिवक्ता जो होता है ये राज्य सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी या कानूनी अधिकारी होता है। तो इसका जो प्रावधान है किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 165 में है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल की बात की गई है, और जो महाधिवक्ता है ये क्या होगा, तो ये राज्य सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी कानूनी अधिकारी होता है। ठीक है, चलो 19वें प्रश्न का आंसर करना। भारतीय संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष बताना है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे। करेक्ट आंसर क्या होगा, 19वें प्रश्न का आंसर करना सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। 19वें प्रश्न का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हो जो सेशन को लाइक नहीं किए, शेयर नहीं किए, तो एक बार शेयर जरूर कर दो। ठीक है, चलो 20वें प्रश्न का आंसर करना। भारत में स्थानीय स्वशासन की 3 स्तरीय प्रणाली में दूसरे स्थान पर कौन है। ठीक है, तो भारत में आपको पता है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है। तो त्रिस्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था है उसमें दूसरे स्थान पर कौन है, जिला पंचायत, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत या फिर ग्राम सभा। देखो सबसे ऊपर अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे ऊपर आपका क्या होता है, सबसे ऊपर आपका होता है जिला पंचायत होता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर अगर हम लोग बात करेंगे क्या होता है, तो पंचायत समिति होता है। ठीक है भाई, ध्यान रखना। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पंचायत समिति जो है, जो खंड स्तर पर होती है, वो आपकी कौन होती है, दूसरे स्तर पर पंचायत समिति होती है। ठीक है, और सबसे निचले स्तर पर आपकी क्या होती है, ग्राम पंचायत होती है। ठीक है, तो सबसे निचले स्तर पर क्या होती है, तो आपकी ग्राम पंचायत होती है। ठीक है, तो दूसरे स्तर पर पूछ रहा है तो पंचायत समिति, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 21वें प्रश्न का आंसर करना। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, चलो 21वें प्रश्न का आंसर करो। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय या फिर केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय। ठीक है, क्या हो जाएगा, 21वें प्रश्न की बात करेंगे। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण, देखो हर साल भारत का आर्थिक सर्वेक्षण जो है ये जारी किया जाता है, और जो बात करेंगे किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, वित्त मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, बी वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वित्त मंत्रालय भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को प्रकाशित करता है। ठीक है, चलो 22वें प्रश्न का आंसर करना। कौन सा प्रत्यक्ष कर है। ठीक है, तो देखो प्रत्यक्ष कर की बात हो रही है। प्रत्यक्ष कर क्या होता है, प्रत्यक्ष कर वो कर होते हैं कि जिस व्यक्ति पर कर लगे वही व्यक्ति उसका भुगतान करे। ठीक है, वो आपके प्रत्यक्ष कर होते हैं, मतलब जिस पर कर लगे वही उसका भुगतान करे, वो प्रत्यक्ष कर होता है। ठीक है भाई बात, तो बताना इसमें कौन सा प्रत्यक्ष कर होगा, उत्पाद शुल्क, आयकर, सेल्स टैक्स या फिर वैट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष कर आपका आयकर हो जाएगा, जो आपकी इनकम पर लगता है। जैसी आपकी इनकम वैसा आप पर टैक्स लगेगा, और आपको ही टैक्स पे करना है। आपकी इनकम पे लग रहा है तो आपकी इनकम पर टैक्स लगा है तो आपको ही पे करना है, किसी और को नहीं करना है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी वाला यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आयकर। चलो आगे बढ़ते हैं 23वें प्रश्न की तरफ। किसी समस्या से निपटने के लिए नेहरू रोजगार योजना की शुरुआत की गई। यहां पर बताइएगा किस, ठीक है, यहां पर बताइएगा तो किस समस्या से, ठीक है, किस समस्या से निपटने के लिए नेहरू रोजगार योजना की शुरुआत की गई है। ग्रामीण गरीबी, शहरी गरीबी, बंधुआ मजदूर या फिर ग्रामीण एवं शहरी गरीबी दोनों। तो बताइएगा कौन सी समस्या है जिससे निपटने के लिए नेहरू रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी। 23वें प्रश्न की बात करेंगे तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी होगा, शहरी गरीबी। ठीक है, क्या होगा, तो शहरी गरीबी से निपटने के लिए नेहरू रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी। शहरी क्षेत्र में जो बेरोजगार लोग हैं या जो निम्न तबके के लोग हैं तो उनको रोजगार देने के लिए नेहरू रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी। स्पेशली ये शहरी क्षेत्र के लिए योजना थी, शहरी गरीबी को दूर करना इसका उद्देश्य था। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 24वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। किनके सिक्के संगीत के प्रति उनके प्रेम को दर्शाते हैं। 24वें प्रश्न का आंसर करना।
तो कौन से राजा हो जाएंगे जिनके सिक्के संगीत के प्रति उनके प्रेम को दर्शाते हैं? मौर्यों के सिक्के, नंदों के सिक्के, गुप्तों के सिक्के या फिर चोल राजाओं के सिक्के? तो कौन से राजा हैं जिनके सिक्के आपको उनके प्रति संगीत को दर्शाते हैं? 24वें प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन यहाँ पर सी वाला हमारा करेक्ट होगा, गुप्तों के सिक्के। समुद्रगुप्त के आप सिक्के देखोगे तो उस पे उसको वीणा बजाते हुए दिखाया गया, ठीक है। समुद्रगुप्त को क्या किया गया? तो वीणा बजाते हुए दिखाया गया, ठीक है। और समुद्रगुप्त की उपाधि भी जो है कविराज की है, ठीक है, कविराज की है, कवि प्रिय की है। तो जो गुप्तों के जो सिक्के हैं वो उनके प्रति प्रेम को दर्शाते हैं, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं 25वें प्रश्न की तरफ। मिहिर भोज राजपूत राजाओं के किस कुल से संबंधित था? तो मिहिर भोज की बात करेंगे तो वो किस वंश का राजा था? प्रतिहार वंश का, चौहान वंश का, परमार वंश का या फिर चालुक्य वंश का? 25वें प्रश्न का आंसर करना है। मिहिर भोज राजपूत राजाओं के किस कुल से संबंधित है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रतिहार वंश। ऑप्शन क्या होगा? ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, प्रतिहार वंश, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं 26वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। पुराना किला का निर्माण किसके द्वारा कराया गया है? चलो जल्दी से आंसर करते चलना सभी लोग। चलो जल्दी से 26वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। तो पुराना किला का निर्माण किसके द्वारा कराया गया है? अकबर के द्वारा, शाहजहां के द्वारा, जहांगीर के द्वारा या फिर शेरशाह के द्वारा? 26वें प्रश्न का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई? पुराने किले का निर्माण किस राजा के द्वारा करवाया गया है? 26वें प्रश्न का आंसर करते चलना भाई। करेक्ट आंसर आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे, शेरशाह हो जाएंगे, ठीक है। तो शेरशाह के द्वारा दिल्ली में पुराने किले का निर्माण कराया गया है। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। 27वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन सा था? ठीक है, बताइएगा। तो भारत में आने वाला सबसे पहला अंग्रेजी जहाज जो है वो कौन सा है? एलिजाबेथ है, रेड इंडियन है, रेड ड्रैगन है या फिर जॉर्ज विलियम है? 27वें प्रश्न का आंसर करना है। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज जो है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, रेड ड्रैगन हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो रेड ड्रैगन। 27वें प्रश्न का ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं 28वें प्रश्न की तरफ। टेलीग्राफ लाइन सर्वप्रथम कहां से कहां तक बिछाई गई थी? अगर हम लोग बात करेंगे भारत में जो तार सेवा है, तो तार सेवा की शुरुआत कहां से कहां तक की गई थी? तो आगरा से कोलकाता, आगरा से जयपुर, दिल्ली से शिमला या फिर कोलकाता से रानीगंज, ठीक है। भारत में तार सेवा, टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत सबसे पहले कहां से कहां तक की गई थी? 28वें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। चलिए जल्दी से सारे लोग बताना। तो भारत में तार सेवा की अगर हम लोग बात करेंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आगरा से कोलकाता के बीच में, ठीक है। कहां पर? आगरा से कोलकाता के बीच में पहली बार तार सेवा की शुरुआत की गई है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई बात। चलो 29वें प्रश्न का आंसर करना है। केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन है? ठीक है, अब देखो ये पहले हैं और पहले हैं तो फिर क्या हो जाएंगे? महत्वपूर्ण हो जाएंगे। केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन है? तो करेक्ट आंसर कौन हो जाएंगे हमारे? ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा भाई? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विट्ठल भाई पटेल हो जाएंगे, ठीक है। केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय आपके विट्ठल भाई पटेल हैं। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, वित्त मंत्री होता है, राष्ट्रपति होता है या फिर गृह मंत्री होता है? 30वें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। राष्ट्रीय एकता परिषद अध्यक्ष कौन होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रधानमंत्री हो जाता है, ठीक है। कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष। 31वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? मिजोरम में, मणिपुर में, त्रिपुरा में, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। नामदफा नेशनल पार्क बताइएगा। तो नामदफा नेशनल पार्क ये किस राज्य में स्थित है? मिजोरम में है,
मणिपुर में है, त्रिपुरा में है या फिर अरुणाचल प्रदेश में? ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में है नामदफा नेशनल पार्क। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। 32वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। मॉन्ट्रियल कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, किस देश में स्थित है? तो मॉन्ट्रियल अगर हम लोग बात करें तो मॉन्ट्रियल जो है ये कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और ये जो मॉन्ट्रियल शहर है तो ये किस देश में होगा? नीदरलैंड में, कनाडा में, ब्राजील में या फिर पोलैंड में? 32वें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे हमारे? ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा, कनाडा। मॉन्ट्रियल जो है ये कनाडा का एक महत्वपूर्ण शहर है जो कि कागज उद्योग के लिए जाना जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 33वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में स्थित नहीं है, तो कौन सा जिला है जो उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में शामिल नहीं किया जाता है? पीलीभीत, बहराइच, लखीमपुर खीरी, हरदोई, कौन सा होगा बताइएगा जल्दी से। उत्तर प्रदेश में अगर हम लोग बात करेंगे तो आपको 75 जिले देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जिले जो हैं वो आपके उत्तर प्रदेश में है, 75 जिले। और उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में कौन सा नहीं है? तो देखो पीलीभीत भी है, बहराइच भी है, लखीमपुर खीरी भी है, हरदोई जो है तो ये तराई क्षेत्र में शामिल नहीं किया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हरदोई। 34वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। कैलाश मानसरोवर जाने के लिए तिब्बत में किस दर्रे को पार करना पड़ता है? तो कैलाश मानसरोवर जो है ये तिब्बत में है और यहाँ पर जाने के लिए आपको किस दर्रे को पार करना पड़ेगा? रोहतांग दर्रा, नाथुला दर्रा, लिपू लेक दर्रा या फिर खरदुंगला दर्रा? तो कौन सा दर्रा होगा? 34वें प्रश्न का आप लोग आंसर करना। कैलाश मानसरोवर जाने के लिए तिब्बत में किस दर्रे को पार करना पड़ता है? 34वें प्रश्न की बात करेंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, लिपू लेक दर्रा, ठीक है। कहाँ पर पड़ेगा? तो उत्तराखंड में, ठीक है। थांगला, नीति, लिपू लेक, माना दर्रा ये सब आपके उत्तराखंड में पड़ेंगे। और लिपू लेक जो दर्रा है इसको पार करके आपको कैलाश मानसरोवर तिब्बत की यात्रा पर जाना पड़ता है, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं और आखिरी क्वेश्चन की बात करते हैं। छत्रक शैल कहाँ पर पाए जाते हैं बताइएगा। तो छत्रक शैल, तो छत्रक शैल जो होते हैं या फिर इसी को आप कह सकते हो छत्रक शिला कह सकते हो। तो छत्रक शैल या फिर छत्रक शिला, इनका निर्माण कहाँ पर होता है, कहाँ पाए जाते हैं? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, थार मरुस्थल या फिर सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। तो देखो छत्रक शिला की अगर हम लोग बात करेंगे, इनका निर्माण किससे होता है? इनका निर्माण पवनों से होता है, ठीक है। किससे होता है? हवाओं से होता है। और कहाँ पर होता है? तो ये मरुस्थलीय क्षेत्र में, जहाँ बालू के टीले होते हैं तो हवाएं क्या कर सकती हैं? हवाएं अपने साथ बालू को उड़ा करके लेकर के जाती हैं और पता लगा इस तरीके से कोई डिज़ाइन बन गई। तो ये जो टीला इस तरीके का जो बनता है या इस तरीके की जो डिज़ाइन बनती है वो आपकी क्या हो जाती है? तो वो आपकी छत्रक शिला हो जाती है, ठीक है। ये कहाँ पर आपको? मरुस्थलीय क्षेत्र में देखने को मिलेगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये आज का महत्वपूर्ण सेशन था। 35 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया। उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। सेशन को जितने लोगों ने लाइक शेयर नहीं किया, सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दो। अभी के लिए बस इतना ही करता हूँ। थैंक यू सो मच आप सभी को मेरे साथ जुड़ने के लिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि।